हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ए टू जेड क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हम पॉलिटी की क्लास 4 क्लासेस, ठीक है ना। इससे पहले की जो 3 क्लासेस है अब मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं क्लास पार्ट 4 में। तो संविधान नहीं, पार्ट 3 है ये। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। संविधान जो हमने पार्ट 1 में 1773 के रेगुलिंग एक्ट से लेकर पार्ट 2 में हमने 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत कर लिया है। आज हम करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो भारत की ओर से संविधान सभा में सर्वप्रथम मांग जो की गई थी 1934 में की गई थी। तो 1934 में कहाँ में? रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। तो किसने? स्वराज पार्टी ने किया था, ठीक है। रांची में ही अपने जो देश का एक संविधान होना चाहिए वो 1934 में स्वराज पार्टी ने ही मांग किया था। और फिर इसे 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो प्रस्तुत किया था ना, वो एम एन रॉय ने दिया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। इसका जो विचार का गठन किया था वो एम एन रॉय ने किया था। और फिर यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद ही, मगर पटना में मई में, ठीक है, 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी और जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936वें फैजापुर अधिवेशन में की गई। अब देखिए कि भारत का अपना खुद का एक संविधान होना चाहिए। इस पर भारतवासी कई मतलब कि कई सालों से इस पर विचार कर रहे थे। मतलब कि पूर्ण रूप से इन्होंने क्या किया कि इसकी मांग रख दी 1934। सबसे पहले किसे मांग रखी थी? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में ही अंग्रेजों के सामने रख दी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। और इसका विचार दिया था एम एन रॉय ने। और इस पर जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इसने भी स्वराज पार्टी के बाद पटना में अपने अधिवेशन 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी थी और जिसकी पुष्टि उन्होंने 1936 के फैजापुर अधिवेशन में की थी कि भारत का एक संविधान निर्माण होगा जिसका कांग्रेस पूरा समर्थन कर रहा है 1936 के फैजापुर अधिवेशन में। अब एक नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अब ये जो क्रिप्स मिशन है ना, इसकी भी एक अजीब कहानी है, क्योंकि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और इसमें अंग्रेज चाहते थे कि भारत भी शामिल हो, भारतीय भी शामिल हो, ताकि उनकी तरफ से लड़े। आपको पता होगा कि जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ वॉर शुरू कर दी थी। तो भारत के जो भारतीय वासी थे इसमें शामिल नहीं हो रहे थे और उन्होंने अपनी जो 1934 में संविधान की मांग रखी थी, उन्होंने बोल दिया कि जब तक भारत का आप लिखित रूप से गारंटी नहीं देते हैं कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, तब तक कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं होगा। तो वही उन्होंने, अंग्रेजों ने एक रोडोल्फ क्रिप्स नाम से एक व्यक्ति थे, उन्हीं में ही उन्हें भेजकर भारतीय क्रिप्स मिशन के तौर पर लिखित गारंटी दी कि भारत का एक संविधान होगा। तो इसे महात्मा गांधी ने पोस्टेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्टेड चेक कहा था, ठीक है। अगला है, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आया 1946 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान को प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी कि कैबिनेट जो वहाँ की कैबिनेट बनेगी, वो कैबिनेट जो वहाँ की बनेगी मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचित होने के लिए
मतलब कि वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर क्या कैंडिडेट यानी प्रतिनिधि चुना जाएगा। मोटे तौर पर देखा गया कि करीब 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। क्या? मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी कि 389 थी निर्धारित की गई थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी और ब्रिटिश भारत में आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से यानी कि प्रत्येक में से एक से किया जाना था। जैसे कि जो इंडिया था, ठीक है, इंडिया इसमें जगह जगह पर 11 प्रांतों पर क्या कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नर का राज था, ठीक है। और जिसमें से कुछ में विधानसभा का सीटें बढ़ी हुई थी, वहाँ पर वो राजनीतिक शासन चल रहा था। तो 11 गवर्नर के प्रांत से करीब 292 सदस्य चुने जाएंगे और 4 चीफ कमीशन चयन के मुख्य आयुक्त में से चुने जाएंगे, ठीक है। और 93 सीटें देशी रियासतों से चुने जाएंगे जहां पर राजा उजा का शासन हुआ करता था, क्योंकि उस समय भारत में राजा रजवाड़े का वर्चस्व उस समय था ना, इसीलिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुख द्वारा किया जाना था। देशी जो रियासतों के प्रतिनिधि थे उनका चयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न हुए, ठीक है। ये चुनाव जुलाई से अगस्त संपन्न हो चुके थे। जो भी कैंडिडेट चुन के आए थे अब संविधान सभा में आ गए थे और संविधान बनाने की प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट करने ही वाले थे। 296 सीटों में से ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूहों में स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं। 208 मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, यानी कि जो राजा रजवाड़े के जो थे ना, जिन्हें 93 सीटें मिली थीं, उन सबको उन्होंने प्रारंभ में तो भाग नहीं लिया था, मगर 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने लगे थे। क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो संविधान सभा था ना, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, क्योंकि वैश्य मताधिकारों द्वारा चुनकर नहीं आए थे। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। तो प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग किसके? निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकारों पर आधारित नहीं था। यह निर्वाचन क्या था? वयस्क मताधिकारों पर आधारित नहीं था। जैसे कि आज जो चुनाव होता है, इसमें जो पीएम चुने जाते हैं या फिर एमएलए चुने जाता है लोगों के वोटों के द्वारा ना, लोग जाके वोट देते हैं, मगर उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। यानी कि मताधिकार कर कौन देता है, शिक्षा किसके पास है, संपत्ति के आधार पर सीमित था, ठीक है। 1935 के अधिनियम के अनुसार वयस्कों को प्रतिनिधियों को चुना गया था। और ये 1935 का जो अधिनियम था वो मताधिकार कर कौन कितना कर भरता है, शिक्षा किसके पास ज़्यादा है, संपत्ति है, उसके आधार पर सीमित था।
20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जो भी चुन कर आए उन्हें आमंत्रित किया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो गए। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे, जिसमें से 9 महिलाएं थीं, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सबसे बुजुर्ग वही थे, उसके इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन का परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 के तहत। इसमें भारत को 2 डोमिनियन में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। किसमें? भारत में और पाकिस्तान में, ठीक है। उसके लिए एक अलग संविधान का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। पहले जब थी तो 389 थी, मगर पाकिस्तान जब बन गया तो कुछ नेता उधर चले गए और 299 ही यहाँ की सीटें बच गई, और जिसमें से भारतीय प्रांतों में 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उनके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। लोकसभा तथा राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय मिलता है। कहीं 17 दिन भी मिलता है, कहीं 18 दिन भी मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाता है। यानी कि जिस दिन जब संविधान बनकर तैयार हो गया था ना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो लोकसभा की जो उस पर है, लोकसभा की वेबसाइट पर उसे ये दिन अंगीकृत किया गया था, तो इसको नहीं शामिल किया जाता है। जबकि किस बुकों में आपको मिल जाएगा, इसको शामिल करके वो दिन 202 वर्ष 11 महीने 18 दिन मानते हैं। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि 165 दिन लगी थी और जिसमें 114 दिन तक बहस हुआ था। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल अवधि 165 हुई थी और जिसमें 114 दिन तक बहस हुई थी। बहस यानी कि विचार विमर्श हुआ था। और इस दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 11वां अधिवेशन के बाद भी 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक कहा जाता है। 11वां अधिवेशन के बाद ये 12वां अधिवेशन हुआ था और इसी 12वें अधिवेशन में ही भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। जब सदस्य द्वारा सभा के संविधान पर हस्ताक्षर हुए तो 284 सदस्यों द्वारा किया गया था। तो देखो, जब पहली बार संविधान सभा कैबिनेट मिशन आया तो 389 सदस्य थे,
बंटवारा हुआ तो 299, और जब बनकर तैयार हो गया और हस्ताक्षर हुआ तो 284 सदस्यों ने ही इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी। संविधान निर्माण के भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यानी कि बेनेगल नरसिंह राव VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं भी थीं, तो टोटल 15 महिलाएं थीं। कितनी? 15 महिलाएं थीं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। बाकी एक बार पूरा नाम भी रिवीजन करवा देंगे। फर्स्ट थी विजय लक्ष्मी पंडित, ये UNO में पहली महासचिव बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी थी राजकुमारी अमृता कौर, इसे आगे जाके स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है। ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्बू स्वामीनाथन। तो ये सभी महिलाएं हैं जो कि लोकसभा के जब क्या संविधान सभा बन रहा था तो ये 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्या? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। 2 सितंबर को 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हैं। हालांकि उनमें शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जुड़े रहिएगा। हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पता होगा आपको, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था। मई में ही किया था, मगर स्वराज पार्टी ने किया था। विचार जो आया था MN रॉय ने दिया था 1934 में ही। और फिर पटना अधिवेशन में कांग्रेस ने भी 1934 में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात की थी। तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो विचार MN रॉय ने किया था। किसने? MN रॉय ने किया था। अगला है तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्या? क्रिप्स मिशन के द्वारा, जो 1942 में भारत आया था। तो देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होगा। तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों में प्रातिनिधिक जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो विलियम वुड नहीं था, क्योंकि लॉथ पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष ही थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्ट्रॉफेड क्रिप्स भी थे। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्ट्रॉफेड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, जो कि एक नौसैनिक मंत्री भी थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो 1946 में 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो गवर्नर था उस समय भारत मतलब कि अंग्रेज, वो था अध्यक्ष कैबिनेट का। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इस कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे। कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें एस राधाकृष्णन नहीं थे। बाकी सी राजागोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम भी थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि वो राधे कृष्णन इसमें नहीं थे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कथन सही है मगर कारण गलत है। तो यहाँ देखेंगे हम इसका। तो अक्टूबर 1943 में लिनलिथग्रो के स्थान पर ऑर्कीवॉल्ड वेवेल वायसराय बनकर गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुस्लिम समुदायों की संख्या हिंदू के बराबर होनी चाहिए परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना,
तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों को द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत का पूर्व स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकारों पर आधारित थी, तो बिल्कुल गलत था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली थी, तो बिल्कुल ये भी गलत था। वह बहुदलीय निकाय थी, तो ये ठीक है। उसने अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया था, तो ये ठीक है। तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्य की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो यह भी गलत हो गया। यहाँ कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए और डी। ए और डी मतलब यह वयस्क मत नहीं था और यहाँ कोई समिति के माध्यम से कार्यरत थी। अगला है, संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो बिल्कुल ठीक है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये भी ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के आधार पर किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है। और इसके चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थी। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। अगला है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसा हुआ? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसा हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक में अध्यक्षता स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा ने की थी और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा ने ही की थी प्रथम बैठक की अध्यक्षता। अगला है, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा के द्वारा।
भारत की संविधान निर्माण निर्मित सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत की संविधान निर्मित सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी और उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सचिनंदा सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा थे और वही अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें सचिनंदा सिन्हा ने ही चुना था। और उसके बाद पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में ही किया गया था। अगला, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारत के संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सचिनंदा सिन्हा ने की है। तो ये हम आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला हम इसके अभी 25 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है ना? तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।